नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, उसका सेट नंबर 3 करेंगे। और इसमें पंचायती राज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके 65 आने हैं, उनको देखते हुए इसमें क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। और आपकी आने वाली जो परीक्षा है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसके लिए यह वीडियो या यह श्रृंखला आपके लिए एक रिवीजन सीरीज़ के तौर पर चलाई जा रही है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपको कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेट में हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग 76 से। तो 76 नंबर कह रहा है कि विजयनगर जो शासन है, यहाँ पर गाँव की सबसे बड़ी इकाई कौन-सी थी? गाँव की सबसे बड़ी इकाई। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय शासन की स्थिति क्या थी? तब आप बता पाओगे कि गाँव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? और उत्तर होगा नाडु। अब देखो आप इसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखिए ज़रा। विजयनगर का स्थानीय शासन, ध्यान दीजिए। विजयनगर का स्थानीय शासन, ठीक है? विजयनगर में जो स्थानीय शासन था वो अपनी पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में था। ऐसा नहीं था यहाँ पर विकासशील अवस्था में था यहाँ का स्थानीय शासन या फिर हम कहें यहाँ का स्थानीय शासन अविकसित था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो विजयनगर में ये कथन कारण में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? विजयनगर में यहाँ का स्थानीय शासन विकसित अवस्था में था, विकसित अवस्था में था। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 संस्थाएँ काम कर रही थी। एक थी सभा और एक थी नाडु। सभा और नाडु ये दोनों विजयनगर की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएँ थीं। प्रशासनिक संस्थाएँ थीं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सभाओं को याद रखो, इन दोनों समितियों को याद रखो या हम कहें इन दोनों संस्थाओं को याद रखो, एक तो सभा है और एक है नाडु। ये विजयनगर की प्रशासनिक संस्थाएँ थीं। साथ ही साथ कुछ ऐसी सभाएँ थीं जिन्हें चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। तो वो जो सभाएँ थीं वो दरअसल ब्रह्मदेव गाँवों की सभाएँ थीं। तो यहाँ से आपसे ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि ब्रह्मदेव गाँव, ये कैसे गाँव होते थे जो ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। ब्रह्मदेव गाँवों की सभाओं को आपसे पूछा जाए क्या कहा जाता था, तो आप बताओगे चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ठीक है? ये 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे। अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये ब्रह्मदेव गाँव कौन से होते थे, तो ऐसे गाँव होते थे जो ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में दान दिए जाते थे। ठीक है? विजयनगर में स्थानीय शासन कैसा था? तो आप बताओगे बिल्कुल विकसित अवस्था में था। क्लियर है बात? अच्छा एक बात समझो कि चतुर्वेदी मंगलम ऐसी सभाओं को कहा जाता था जो ब्रह्मदेव गाँव में होती थी। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएँ भी होंगी या कुछ ऐसी सभाएँ भी होंगी जो गैर ब्रह्मदेव गाँव की सभाएँ होंगी। उन्हें क्या कहा जाता था? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। गैर ब्रह्मदेव, ठीक है? यानी ऐसे गाँव या ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान न दी जाए, तो वहाँ पर जो सभा काम करती थी, वो क्या कहलाती थी? गैर ब्रह्मदेव ग्राम की सभा को क्या कहा जाता था? सभा को पुर कहा जाता था। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो गैर ब्रह्मदेव गाँव की सभाओं को उर कहा जाता था और ये बात आप याद रखो। ब्रह्मदेव गाँव की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। अच्छा एक बात पीछे एक संस्था का नाम मैंने लिखा था नाडु। नाडु क्या थी? तो नाडु दरअसल गाँव की बड़ी राजनीतिक इकाई थी। गाँव की सबसे बड़ी यह राजनीतिक इकाई थी, ठीक है? या हम कहें राजनीतिक संस्था थी और इसकी जो सभा होती थी, इसकी सभा को नाडु भी कहा जाता था या हम कहें जो नाडु गाँव होते थे, आप ये कह सकते हो कि जो गाँव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, उसे क्या कहा जाता था? नाडु। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये जो नाडु था, इसकी सभा को क्या कहा जाता था? इसकी सभा को भी नाडु कहा जाता था। इसकी सभा को भी नाडु कहा जाता था, ठीक है? अच्छा, अब चूँकि इसकी सभा को नाडु कहा जाता था, तो सभा में कई सारे मेंबर्स भी होंगे, तो इन मेंबर्स को क्या कहा जाता था? या हम कहें इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो इसके सदस्यों को या हम यहीं लिख दें, इसके सदस्यों को नत्तावर कहा जाता था।
ठीक है? ये बात आप भूलना नहीं, याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है? और ये पूछी भी गई है पीसीएस के एग्ज़ाम्स में। गाँव की सबसे बड़ी आपसे पूछा जाए राजनैतिक इकाई क्या थी? तो नाडु। और इसकी जो नाडु की सभा थी उसे भी क्या कहा जाता था? उसको भी नाडु कहा जाता था। और इसके जो भी मेंबर्स होते थे उन्हें नटावर कहा जाता था या फिर नत्तावर। ठीक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा आप एक बात समझो, यहीं जब आप विजयनगर साम्राज्य को और डिटेल में पढ़ोगे, तो विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था थी जिसका नाम है आयंगर व्यवस्था। तो ये आयंगर व्यवस्था क्या थी? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। आयंगर व्यवस्था, ठीक है? ये आयंगर व्यवस्था क्या थी? दरअसल ये एक ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था थी जो कि विजयनगर साम्राज्य में स्थापित थी। तो हम कह सकते हैं कि विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक व्यवस्था थी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आयंगर व्यवस्था क्या है? आयंगर व्यवस्था आपसे पूछा जाए अगर किस काल में थी ये, तो विजयनगर साम्राज्य में थी ये। इसका संबंध किससे है? प्रांतीय प्रशासन से है, ग्रामीण प्रशासन से है या फिर जिला प्रशासन से है? तो आप बताओगे कि इसका संबंध है ग्रामीण प्रशासन से। तो ये ग्रामीण प्रशासन की एक संस्था थी। अच्छा इसमें होता क्या था? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। इसमें होता ये था, इसमें जो गाँव थे उनको स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाता था और फिर उसके प्रशासन के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति की जाती थी। वो उस गाँव के प्रशासन में जो भरसक प्रयास किए जा सकते थे गाँव के उत्थान के लिए, वो सारे के सारे प्रयास करते थे। तो आयंगर व्यवस्था में क्या होता था? आओ ज़रा इसको समझते हैं। इसमें स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वतंत्र इकाई के रूप में गाँव की स्थापना की जाती थी या गाँव को संगठित किया जाता था, ठीक है? अच्छा, अब स्वतंत्र इकाई के रूप में जब गाँव को संगठित किया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उस गाँव में हम ये कहें कि कार्य करने के लिए कुछ न कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ये की जाती थी। तो यहाँ पर कितने लोगों को गाँव में नियंत्रण के लिए या गाँव के प्रशासन की ज़िम्मेदारी दी जाती थी? ध्यान रखिएगा, इस पर ये जो गाँव स्थापित किया गया है ना स्वतंत्र इकाई के रूप में, तो इस गाँव पर या हम कहें इस पर शासन के लिए शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों ये डिजिट याद रखना, 12 शासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की नियुक्ति की जाती थी। ठीक? 12 शासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी और ये जो 12 शासकीय व्यक्ति थे, इन्हें ही कहा जाता था ये जो 12 अधिकारी होते थे या हम कहें 12 शासकीय व्यक्ति होते थे, एक तरह से अधिकारी होते थे, है ना? तो ये जो 12 अधिकारियों का समूह होता था, इन्हें ही कहा जाता था आयंगर और ये जो शासन की पूरी व्यवस्था थी, इसे कहा जाता था आयंगर व्यवस्था। आप बात समझ पाए? तो यहाँ से एक पॉइंट और लिख लो। इन्हीं 12 ये 12 लिखा है, ठीक है? इन्हीं 12 अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। ठीक? अब इसको एक बार फिर समझो। आयंगर व्यवस्था मैंने क्या बताई? ये क्या थी? तो विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक व्यवस्था थी। बात समझ गए? इसमें होता क्या था? इसमें एक गाँव को स्वतंत्र इकाई के रूप में इसमें संगठित किया जाता था और फिर उस गाँव में जो कि स्वतंत्र इकाई बन चुकी थी, उसमें प्रशासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी और इन्हीं 12 शासकीय व्यक्तियों का जो समूह होता था, उन्हें आयंगर कहा जाता था। ठीक? अब प्रश्न ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आयंगर थे, इन्हें कौन-कौन से पद दिए गए थे? जिसमें मैं 12 की तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इसमें 5-6 कुछ ऐसे पद हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक पद था सेनते ओवा, याद रखना इन पदों को, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है? ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए खास तौर से। ये काम क्या करता था? सेनते ओवा नामक एक पद था उन्हीं 12 में से। ये करता क्या था? ये दरअसल गाँव का हिसाब-किताब रखता था, हिसाब-किताब रखता था। ठीक है? एक शख्स था कर्णिक या कहीं-कहीं कुछ-कुछ किताबों में सेंते हुआ को ही कर्णिक कहा गया है। तो ये क्या करता था? दरअसल ये ज़मीन गाँव का हिसाब-किताब रखना, इसका मतलब है कि ज़मीन का जो भी हिसाब-किताब होता होगा, वो ये रखता होगा। तो ये इसका काम क्या था? ज़मीन के ज़मीन के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेज तैयार करना, इसका काम था। यहाँ तक क्लियर हुआ? सेंते हुआ गाँव का हिसाब-किताब रखता था और इसी को कर्णिक भी कहा गया है, जो कि ज़मीन के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेज को रखता था। एक याद रखो पद था जिसका नाम है बांगर निरीक्षक। बांगर निरीक्षक, ये काम क्या करता था? दरअसल
ये श्रम बलपूर्वक जो जैसे मान लीजिए गाँव में कोई श्रम कार्य कराना है, ठीक है? और वहाँ के लोग नहीं काम करना चाहते हैं, तो ये जो निरीक्षक था, ये बलपूर्वक श्रम लेने वाला अधिकारी था। तो बलपूर्वक श्रम लेने वाला अधिकारी, ठीक है? अच्छा, एक और शब्द याद रखो या एक और पद याद रखो जिसका नाम है निर्निक्कर। ये पद गाँव में यही जो 12 मेंबर्स थे, इन्हीं में से एक पद था। ये इसका काम क्या होता था गाँव में? निर्निक्कर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, सेंतेओवा और कर्णिक। गाँव का लेखा-जोखा विजयनगर साम्राज्य में कौन रखता था? तो यही सेंतेओवा, कर्णिक। निर्निक्कर का काम क्या था? निर्निक्कर का काम था गाँव में जलापूर्ति की समस्या को देखना, सिंचाई विभाग का काम देखना, ठीक है? तो गाँव की जलापूर्ति या सिंचाई व्यवस्था को देखना, सिंचाई व्यवस्था को देखना, ये इसका काम था। ये 3 पद हैं, और भी कई सारे पद हैं, मैं और भी आपसे 2-4 डिस्कस कर ही लूँ। एक इसमें पद था जिसका नाम था महानायकाचार्य। हालाँकि ये इतने महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी आप चूँकि गाँव से संबंधित हैं, तो आप इनको अपने नज़र के सामने रखो। और अगर आपको पंचायती राज से संबंधित जो इतिहास है, जैसे वैदिक काल का इतिहास हो गया, चोलकालीन इतिहास हो गया या फिर विजयनगर साम्राज्य का इतिहास या मुगल काल का इतिहास, ठीक है? या अंग्रेज़ों के काल का इतिहास, जो भी स्थानीय स्वशासन से है, अगर आपको वो पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। ये एक शब्द है महानायकाचार्य, या ये एक पद है। इसका काम क्या होता था विजयनगर साम्राज्य में? तो ये दरअसल राजा और जो ग्राम प्रशासन था, राजा और ग्राम प्रशासन के मध्य संबंध स्थापित करता था। संबंध स्थापित करना इसका काम था, ठीक है? और साथ ही साथ ये काम क्या करता था? ये काम करता था ग्राम प्रबंध का निरीक्षण। ग्राम प्रबंधन का निरीक्षण इसका मुख्य काम था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य में राजा यानी केंद्र, राजा क्या हो गया? राजा हो गया केंद्र, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है? केंद्र और ग्राम प्रशासन के मध्य संबंध स्थापित कौन करता था? तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक और पद होता था उस समय तलर। ये क्या होता था? तो गाँव का चौकीदार कहलाता था। गाँव का चौकीदार, ये मैं विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये गाँव का चौकीदार होता था। और एक होता था नटनायक। ये क्या होता था? ये नाडू का अध्यक्ष कहलाता था। नाडू का अध्यक्ष नटनायक कहलाता था, ठीक है? जैसे मैं एक पद और आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। एक पद होता था अंतरिमार, ये काम क्या करता था? तो ये जो अंतरिमार एक पद होता था, ये ग्राम सभाओं का नियंत्रण अधिकारी होता था। ग्राम सभाओं का नियंत्रण अधिकारी, ठीक है? एक पद होता था, जैसे मैं आपसे बात करूँ जैसे लिख नहीं पा रहा हूँ, संस्कृत का एक तो शब्द है, प्रयत्यगार, ठीक है? ये एक पद होता था। ये काम क्या करता था? तो राजा इसको काम सौंपता था या राजा इसको अपॉइंट करता था, सीधे सम्राट। और ये सम्राट का स्थानीय प्रतिनिधि होता था जो गाँव में अपॉइंट किया जाता था। जो भी सूचना होती थी वो डायरेक्ट पहुँचाना। तो सम्राट का स्थानीय प्रतिनिधि होता था। तो ख़ैर, ये जो मैंने पद लिखे हैं, ये सारे पद आपके मतलब के नहीं हैं। वापस आओ, आपसे ये आप याद रखना, अंतरिमार, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ग्राम सभाओं का नियंत्रण अधिकारी किसे कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में अंतरिमार को। गाँव का चौकीदार कौन होता था? तलत। नाडू का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नट्टनायक। केंद्र और ग्राम प्रशासन के मध्य संबंध स्थापित करने वाला अधिकारी कौन था? महानायकाचार्य। साथ ही साथ गाँव का हिसाब-किताब विजयनगर साम्राज्य में कौन रखता था? यही सेंतेओवा या कर्णिक। और ये भी आप छोड़ सकते हो, इसको भी आप मत याद रखना। गाँव में सिंचाई व्यवस्था को कौन देखता था? निर्निकर। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? हाँ, तो ये सारी की सारी बातें, आयंगर व्यवस्था को भी आपने पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया। इसके अलावा आपने विजयनगर साम्राज्य में जो स्थानीय शासन की व्यवस्था है, उसे भी आपने देख लिया, ठीक है? वापस आओ, अब अपने क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 76 क्या कह रहा था? 76 कह रहा था कि विजयनगर साम्राज्य में गाँव की सबसे बड़ी इकाई कौन-सी थी? तो आप बताओगे नाडू, ठीक है? नेक्स्ट देखो 77, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित करके न्याय पंचायत कर दिया गया। ये कब किया गया था? ये पूछ रहा है आपसे। पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कब किया गया था? तो एक बात याद रखो,
1956, 55, 93 या 94? ये 1955 में जो इलेक्शंस हुए थे दूसरे आम चुनाव पंचायतों के, उस समय ये किया गया था। ठीक है? अब ज़रा इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो, यहाँ से देखो, पंचायतों के विकास का कौन-सा चरण था जहाँ ये इस तरह की अ, परिवर्तन किए गए थे? तो पंचायत के विकास का विकास का एक चरण था, दूसरा चरण। मैंने आपको ये सारी की सारी डिटेल में बताया भी। पंचायतों के विकास का दूसरा चरण था, कब से कब तक रहा है? 1953-54 से लेकर 1959-60 तक। रिवाइज़ करो इसको ज़रा। पंचायतों के विकास का ये दूसरा चरण था और इसी दौरान एक साल आता है 1955। इस साल में क्या-क्या हुआ? इस साल में हुआ ये कि पंचायतों के दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए। आम चुनाव संपन्न, ठीक? ध्यान रखना, 1955 की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे ही दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए और इसी दरमियान 1985 में, या हम कहें इसी चुनाव के बाद क्या हुआ? परिवर्तन क्या हुआ? पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित कर दिया गया। पंचायत अदालतों को न्याय पंचायत कहा जाने लगा। ठीक है? कहा जाने लगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ यहाँ पर, और आशा करता हूँ आप लोग इनका मुझे उत्तर ज़रूर बताओगे। मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, आप लोग इनका उत्तर दिमाग में खोजने का प्रयास करना। ठीक? मैंने पहला प्रश्न लिखा। मैंने लिखा, बताओ, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। ये किस समिति ने कहा था? मुझे इसका नाम बता दो। ये किस समिति ने कहा था? बताओ। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? मुझे बताओ, न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल का गठन कब हुआ? न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल का गठन कब हुआ? इसमें 2 प्रश्न मुझे बताओ, कब हुआ? और इस अध्ययन दल के अध्यक्ष कौन बने थे? मुझे ये दोनों प्रश्न बताओ। ठीक? चलो, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ लेता हूँ। प्रश्न ये है मेरा कि गाँव के समूहों के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। स्थापना होनी चाहिए। बताओ। ये कौन-सी समिति थी जिसने ये सुझाव दिया था? ये 3 प्रश्न है मेरे, ठीक है? ज़रा वापस आओ। सबसे पहला क्वेश्चन उठाओ, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। शायद आपने उत्तर ढूँढ लिया होगा। कौन है ये? किसने कहा था? ये कहा था आपके अशोक मेहता ने। अशोक मेहता समिति ने। ठीक? दूसरे क्वेश्चन को रिवाइज़ करो। अ, हाँ, ठीक है। न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल का गठन, ये कब गठित हुआ था? न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल का गठन कब हुआ था? तो सन बताओ, रिवाइज़ करो। आपको शायद उत्तर पता भी चल गया होगा, 1962 1962। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। इसके अध्यक्ष थे जी.आर. राजगोपाल। ठीक? तीसरे प्रश्न में आओ। गाँव के समूहों के लिए न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। ये किस समिति ने कहा था? तो आप बताओगे एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंह। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। रिवाइज़ करो फटाफट तुरंत। ठीक है? मज़ा तभी आएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर, ये कौन-सा था? 77, 76 हो गया, 77 हो गया, अब आ जाओ 78 में। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 21 साल। लेकिन मैं कुछ और आपसे पूछता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो है 21, ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर मुझे बताओ, अगर 21 साल की ना हो उम्र, तो फिर वो व्यक्ति निरर्ह हो जाएगा, यानी वो व्यक्ति अर्हता नहीं रखेगा पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? और मुझे बताओ, इसका वर्णन अधिनियम 1947 की किस धारा में है? दोनों प्रश्न के मुझे उत्तर बताओ और आइए इनकी चर्चा करते हैं हम नए सिरे से। ठीक? देखो, 1947 का पहले अधिनियम आप उठा लो, 1947 का अधिनियम। ये मैं संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता अधिनियम मत समझ लेना। ठीक है?
संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम का एक अध्याय है। अध्याय कौन सा है? रिवाइज करो। 2 का है का। ठीक, इस 2 के का में क्या कहा गया है? इस 2 के का में कहा गया है ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता। सदस्यों की अनर्हता, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें निर्वाचक नामावली का भी वर्णन है। इसमें निर्वाचक नामावली का भी ज़िक्र है। मुझे बताओ, ये तो भाग हो गया। मुझे बताओ इसमें कौन-सी धारा है? धारा बताओ जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता के बारे में वर्णन है। ठीक है, बताइए कौन-सी धारा है? रिवाइज करो जरा। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता का वर्णन है? आप बताओगे 5 का। ठीक, आप बताओगे 5 का। अच्छा, ये तो हो गया अधिनियम 1947 की बात। वापस आओ। मैं अब बात कर रहा हूँ आपसे के अनुच्छेद की। मैं बात कर रहा हूँ आपसे संविधान की। संविधान में मुझे बताओ कि पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता का वर्णन कहाँ है? किस आर्टिकल में है? मुझे वो आर्टिकल बताओ। आर्टिकल आप बताओगे 243 का एफ। ये दोनों ही याद रखना। मैं इसीलिए तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक है? आपको बता भी रहा हूँ ताकि दोनों जगह आप बिल्कुल परिपक्व हो जाएँ। अगर आपसे पूछ दे यही पंचायत के सदस्यों की अनर्हता 1947 के अधिनियम में कहाँ पे है? तो आप बताओगे धारा नंबर 5 का में। और अध्याय पूछ ले तो 2 का है। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ पंचायत के सदस्यों की अनर्हता या अयोग्यता संविधान के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 243 का एफ। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक प्रश्न और आया मेरे दिमाग में। प्रश्न ये है कि अब अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है? 21 साल इसको होना चाहिए, अगर वो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है। 21 साल नहीं है तो ये फिर अनर्ह है, योग्य नहीं है। तो फिर इसकी सदस्यता हो जाएगी समाप्त। सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बात समझ पाए? ठीक है? या पागल दिवालिया है तब भी इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या बैंक से इसने लोन वगैरह खूब सारा ले रखा है तब भी इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर इसकी सदस्यता समाप्त होती है, तो इसके बारे में क्या अधिनियम 1947 में वर्णन है, ज़िक्र है? अगर है तो कहाँ है? आ जाओ, वापस आओ, यहाँ पर देखो। अधिनियम 1947। क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई भी व्यक्ति की अगर सदस्यता समाप्त होती है, सदस्यता की समाप्ति सदस्यता समाप्ति अ, ऐसे लिख लो, सदस्यता समाप्ति का वर्णन अधिनियम 1947 की किस धारा में है? बताइए, धारा कहाँ है? धारा है 6, ये याद रखना। संविधान के संविधान के नहीं, सॉरी, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 6 में सदस्यता की समाप्ति का वर्णन हमें मिलता है। ठीक? अच्छा, सदस्यता की समाप्ति और कैसे हो सकती है? जैसे सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति था, ये इस क्षेत्र में निर्वाचित हुआ। हुआ ये कि इस क्षेत्र में जब ये निर्वाचित हुआ तब इसका नाम निर्वाचक नामावली में था। इसका निर्वाचक नामावली से नाम हटा दिया गया तो इसकी सदस्यता भी इस पंचायत क्षेत्र से हट हट जाएगी, है ना? तो कुल मिला के कहने का मेरा आशय ये है कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम में अगर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है तो उसका वर्णन किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा नंबर 6। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में आओ। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए 21 साल, कम से कम, ठीक है? और ये सारी बातें याद रखो, मैंने आपको जो बताई हैं। अधिनियम 1947 में अनर्हता कहाँ पे है? 5 के का में। अध्याय कौन-सा है? 2 का। संविधान में अनर्हता कहाँ पे है या अयोग्यता कहाँ है सदस्यों की अयोग्यता? तो 243 के एफ में। वहीं अगर मैं पूछूं कि अगर किसी सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली से हट जाए तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसका वर्णन संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा नंबर 6। ठीक है? हाँ, वापस आओ। प्रश्न नंबर 79 देखो, पंचायती राज संस्थाओं के से संबंधित कौन सा कथन है जो गलत है? बता दो। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्या ये सही है? हाँ, ये ठीक है। कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, हाँ, ये भी सही है। ये केंद्र सूची का विषय है, नहीं, ये गलत है। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है? ये गलत हो गया। और यही आपका असत्य है, यही पूछा है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए स्वैच्छिक प्रावधान राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, कितना देता है ना? अच्छा, इसमें एक-एक करके मैं इनको दोनों को डिटेल में डिस्कस करता हूँ आपसे। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो अब मुझे बताओ
पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है, इसका वर्णन संविधान में कहाँ है और संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम में कहाँ है? देखो, क्वेश्चन नंबर ये जो 79 था, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल, ठीक? देखो, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। ये तो आपको पता होगा, लेकिन मुझे बताओ, 5 साल होता है, क्या संविधान में इसका वर्णन है? संविधान में कौन-सा आर्टिकल है जो कहता है कि पंचायतों के कार्यकाल के बारे में वर्णन करता है? फिर मुझे बताओ, अधिनियम 1947 में कौन-सी धारा है जो पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताती है? सबसे पहले संविधान में देखो, एक आर्टिकल है 243 का ई। ये आर्टिकल है जो पंचायतों के कार्यकाल के बारे में ज़िक्र करती है। अब आप रिवाइज़ करो, दिमाग में बल डालो, सोचो कि पंचायतों का कार्यकाल अधिनियम 1947 में कहाँ पर है? तो आप एक धारा याद रखो, धारा है 12 का 3 का। ये धारा 12 का 3 का। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक, याद रखना, पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी, साल तक बनी रहेगी। यानी कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से इस धारा ने भी कह दिया कि पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल तक होता है। कौन-सी धारा है? 12 का 3 का। कौन-सा ये अधिनियम है? अधिनियम 1947। ठीक है यहाँ तक? ये क्लियर है? अच्छा, अब एक बात समझो, 5 साल तक तो ये अपने कार्यकाल में रहेगी, लेकिन अगर विघटन हो जाए तब क्या होगा? तो उसके लिए एक धारा और है, वो भी याद रखो। मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की, ठीक? अधिनियम 1947 में एक धारा है, धारा नंबर 12 का 3 का खा। ध्यान दीजिएगा, ये सारी धाराएँ आपको याद रखनी हैं। ये धाराएँ आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अभी अगर आपने अ, वन दरोगा का पेपर देखा होगा, तो उसमें 4, शायद 4 या 5 धाराएँ पूछी गई थी, है ना? तो उस लिहाज से धाराएँ आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और केवल टाइटल ही आपसे पूछा जाएगा या बहुत अंदर तक नहीं घुसेगा टाइटल। तो धारा 12 का 3 का खा, ये भी याद रखो। ये इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि यदि पंचायत का विघटन हो जाए, पंचायत का विघटन हो गया है, तो विघटन के दिनांक से, जिस दिन पंचायत का विघटन हुआ है, जिस दिन पंचायत का अस्तित्व समाप्त हुआ है, तो विघटन के दिनांक से 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव करवा लिए जाएँ, करवाए जाएँगे। ठीक है? 6 महीने के अंदर, ये ड्यूरेशन तो आपको याद ही रखनी है और आई होप ये सबको पता होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये धारा आपको याद रखनी है कि 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव कराए जाएँगे, तो कौन-सी धारा में ये वर्णन है? धारा नंबर 12 का 3 का था। ठीक है? और ये भी इसमें प्रावधान दिया गया है, आप 12 के 3 के में जाइए, तो इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, 12 के 3 का खा, गा। तो इसमें और भी कई सारे कॉलम हैं, जिनमें लिखा है कि अगर पंचायत अपना कार्यकाल लास्ट के 6 महीने बचे हों, तो वो फिर विघटन की स्थिति फिर नहीं आती है। तो इस तरह के भी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब एक बात समझो, यहाँ से क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में हाँ, तो ये तो हो गया आपका पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है, ये वाला सही हो गया तीसरा आपका। पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो इसमें आपने पूरा का पूरा डिटेल में देख लिया, पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है? कहाँ-कहाँ वर्णन है पंचायतों के कार्यकाल के बारे में। संविधान में 243 के ई में वर्णन है और अधिनियम 1947 में 12 के 3 के का में वर्णन है। ठीक है यहाँ तक? पंचायतों का विघटन के बारे में अनुच्छेद 1900 अधिनियम 1947 की धारा 12 के 3 के खा में वर्णन है। ये भी आपने देख लिया। ठीक? अब ज़रा दूसरे ऑप्शन में आओ। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब बात आ गई है वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का रिवीजन करो ज़रा, वापस आओ। वित्त आयोग का भी रिवीजन करो इसी में। देखो, कह रहा है कि प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन करो। कौन करेगा? गठन होगा, कौन करेगा? ये करेगा राज्यपाल। ठीक? मुझे बताओ, ये जो वित्त आयोग है, इसके बारे में क्या संविधान में कहीं वर्णन है? अगर वर्णन है, तो मुझे धारा बताओ। फिर मुझे बताओ, वित्त आयोग के बारे में क्या अधिनियम 1947 में कहीं वर्णन है? अगर है, तो मुझे उनकी धाराएँ बताओ। संविधान में इसका वर्णन कहाँ पर है? एक आर्टिकल याद रखो, 243 का आई। ये
73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों में इसका वर्णन है और वित्त आयोग से संबंधित जो भी आदेश होते हैं उसका जिक्र 243 का वाई में भी है। ये नगरपालिका के लिए है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल याद रखो। वित्त आयोग का वर्णन संविधान में कहाँ है? 243 के आई, 243 के वाई में। ये है पंचायती राज के लिए और ये है नगरपालिका के लिए। अब यहाँ आओ। अधिनियम 1947 में क्या वित्त आयोग का वर्णन है? हाँ है। कौन सी धाराएं हैं? तो सबसे पहले आप धारा बताओगे। धारा है 2 का जा। क्या है इसमें? धारा है 2 का जा। क्या है इसमें? इसमें है वित्त आयोग की परिभाषा। ठीक। फिर मुझे वित्त आयोग के बारे में कहाँ पर वर्णन मिलता है? कौन सी धारा है? तो आप एक धारा याद रखो, 32 का। यहाँ पर वित्त आयोग के उपबंधों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में वापस फिर आओ। कह रहे यह केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल होता है। कौन? पंचायती राज। क्या पंचायती राज केंद्र सूची में है? क्या ऐसा है? तो इसमें भी आप दो बातें याद रखो। कौन कौन सी हैं? देखो, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में दो एक्ट याद रखो। एक तो एक्ट है 1919 और एक अधिनियम है 1935। ठीक है, इनका मैं कई बार रिवीजन भी करवा चुका हूँ। मुझे बताओ, इन दोनों अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम है जिसमें स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया गया था? ये है स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय बना। मुझे बताओ, स्थानीय स्वशासन किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सूची में डाला गया था? तो स्थानीय स्वशासन 1935 के अधिनियम के तहत राज्य सूची में डाला गया या राज्य का ये विषय बना दिया गया था। ठीक, तो ये तीनों आपने रिवीजन कर लिए। कौन कौन से रिवाइज किए हैं देख लो जरा। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। इसका वर्णन संविधान में किस आर्टिकल में हमें मिलता है? 243 के ई में। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका वर्णन हमें अधिनियम 1947 की किस धारा में मिलता है? धारा 12 के 3 के का में। पंचायतों का अगर विघटन हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? 12 के 3 के खा में। प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन होगा। वित्त आयोग का वर्णन हमें संविधान में कहाँ मिलता है? 243 के आई वाई में। प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन होगा। इसका वर्णन हमें 1947 अधिनियम में कहाँ मिलता है? धारा 2 के जा में, जहां वित्त आयोग की परिभाषा है। धारा 32 के का में, जहां वित्त आयोग के उपबंध है। स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? 1919। स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में कब डाला गया? 1935। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। अब आ जाओ 80। कह रहा है कि पंचायती राज प्रदान करता है क्या? पिछड़े क्षेत्रों का विकास प्रदान करता है। सबका विकास प्रदान करता है, पिछड़ों का ही केवल थोड़ी ना है। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन है। हाँ, ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे। आगे बढ़ो। ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव, ये भी गलत है। ये दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 में आओ। पीके थुंगन समिति के द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए गए। पीके थुंगन समिति ने कौन से सुझाव दिए थे? आपसे ये पूछा है। संघ सूची में शामिल करो पंचायती राज को। ये कहा था क्या पीके थुंगन ने? हाँ, बिल्कुल कहा था। संवैधानिक दर्जा देने दो। पीके थुंगन ने क्या ये कहा था? हाँ, ये भी कहा था। ये दोनों कथन आपके सही हैं। अब देखो जरा पीके थुंगन को। इनकी समितियां कौन कौन सी हैं? देखो, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति। ठीक। कब बना ये पीके थुंगन समिति? 1988 में। याद रखिएगा, पीके थुंगन पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा, अब इनमें इनकी समितियां, इस समिति की सिफारिशें कौन कौन है? ये यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सी सिफारिशें थी? सबसे पहला, जो पंचायत है, पंचायतों का संबंध संघ से होना चाहिए। संघ से होना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि पंचायतों का संबंध केंद्र से होना चाहिए, अर्थात पंचायतों को केंद्र में शामिल करो। ये इनकी सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश क्या थी? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो। ठीक है। एलएम सिंघवी साहब की सिफारिश इन्होंने रिपीट कर दी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा पंचायतों में त्रिस्तरीय संरचना हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज हो। तो बलवंत राय मेहता साहब की इन्होंने सिफारिश को यहाँ रिपीट किया है ना। इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो जिला परिषद है, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी जो पदाधिकारी होगा, पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होना चाहिए। जिले का कलेक्टर।
ये इंपॉर्टेंट है, इस सुझाव को आप याद रखना। किस समिति ने सुझाव दिया था कि जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए, वो जिला कलेक्टर को होना चाहिए? यही है थुंगन साहब। इसके अलावा एक समिति एक सुझाव और याद रखो इन्हीं थुंगन का। इन्होंने कहा था राज्य स्तर पर योजना मंत्री की या योजना मंत्री की अध्यक्षता में योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण और समन्वय समिति का गठन किया जाए। समिति का गठन। इसको भी याद रखो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे कथन में पूछ सकता है। कौन-सी समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण और समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए? तो यही है पीके थुंगन, है ना? वापस आओ, पीके थुंगन को एक बार फिर देखो। पीके थुंगन समिति बनी कब थी? 1988 में। पंचायतों का संबंध केंद्र से होना चाहिए, ये किसने कहा था? बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2-3 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। हालाँकि वीपीओ में नहीं, लेकिन अन्य एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये थुंगन समिति की सिफ़ारिशें हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो, त्रिस्तरीय संरचना हो, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले का कलेक्टर होना चाहिए। साथ ही साथ राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण समन्वय समिति का गठन होना चाहिए। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर इसमें आओ 81 में। पीके थुंगन समिति के द्वारा जो पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव दिए गए थे, वो कौन से थे? तो ये दोनों थे। इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की भी बात की थी और संघ सूची में इसे शामिल करने की भी बात की थी। ठीक है? नेक्स्ट देखो 82। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसके लिए असम है, केरल है, नागालैंड है या फिर त्रिपुरा है? इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। ठीक है? इसके लिए ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इसमें देखो। एक आपको अधिनियम समझना होगा। मैं अधिनियम की बात ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक आपको आर्टिकल समझना होगा। अनुच्छेद 243 का एम। क्या है ये? सबको पता होगा। एम मतलब मनाही। इसका मतलब क्या होता है? कुछ कुछ मामलों में कुछ मामलों में इस भाग कौन-सा भाग? यही वाला 9वां भाग। कुछ मामलों में इस भाग का लागू ना होना। यानी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं या हम कहें कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये जो पंचायती राज व्यवस्था का भाग है, ये लागू नहीं होता है। ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 243 का एम। ठीक है? इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। इसमें दरअसल कहा गया है कि जो आर्टिकल 244 है, 244 का खंड 1 में जो अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, निर्दिष्ट किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र तथा खंड 2 में खंड 2 में अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं होगा। ठीक है? मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपको वो क्षेत्र बता रहा हूँ जहाँ पर पंचायती क्षेत्र लागू नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ राज्य हैं जैसे नागालैंड, जैसे मेघालय, जैसे मिज़ोरम, यहाँ पर भी पंचायती राज लागू नहीं होता है। ठीक है? नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम। और भी कई सारे क्षेत्र हैं जैसे अगर आप मणिपुर के पास जाओगे तो मणिपुर में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर जिला परिषद विद्यमान है, वहाँ भी ये पंचायती राज लागू नहीं होता है। मणिपुर में वह क्षेत्र जहाँ जिला परिषद विद्यमान है विद्यमान है, वहाँ भी ये लागू नहीं होता है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी वो क्षेत्र जहाँ पर गोरखा परिषद विद्यमान है, वहाँ पर ये भाग लागू नहीं होता है। तो पश्चिम बंगाल में भी क्या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये भाग लागू नहीं होता है? हाँ, है। कौन-सा भाग है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का क्षेत्र। दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर जहाँ पर गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, वहाँ पर भी ये क्षेत्र लागू नहीं होता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? तो अब इसमें ज़रा वापस आओ। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, कौन-सा अनुच्छेद है जो कुछ मामलों में पंचायती राज को लागू नहीं करने की सिफ़ारिश देता है? तो ये कौन-सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 243 का एम। क्या कहता है? आर्टिकल 244 के खंड 1 और खंड 2 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र
वहां पर इस भाग को लागू करने से मना किया गया है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों क्षेत्रों में इस भाग को लागू करने से मना किया गया है। साथ ही साथ मणिपुर का वो क्षेत्र जहाँ पर जिला परिषद विद्यमान है, यहाँ पर लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का वो क्षेत्र जहाँ पर गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, पंचायती राज को लागू करने से मना किया गया है। और ऐसे क्षेत्रों में पंचायती राज को विकसित करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए पेसा अधिनियम आया था। ठीक है? अभी हम लोग पेसा की भी बात करेंगे। तो खैर, ये सारे के सारे आपने रिवाइज़ करवा लिए या आपने रिवाइज़ कर लिए। ठीक? अब वापस आओ क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो असम तो है, केरल भी है, नागालैंड नहीं है। यहाँ पर एनएमएम, नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय, ये 3 याद रखो यहाँ पर नहीं है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो 83 83 नंबर। कह रहा है पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम को कब पारित किया गया? ये बात कर रहा है पेसा की। किसकी बात हो रही है? पेसा की। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, पेसा कब बना था? 1996 में। आप सबको पता होगा, यहाँ तक तो सबको पता होगा। अब मैं कुछ आपको रिवाइज़ करवा दूँ पूरे पेसा को, ठीक है? आओ ज़रा समझ लेते हैं इसको, पेसा को। देखो, पेसा में PESA, पेसा, ठीक है? हुँ। पेसा के लिए एक अनुच्छेद है आर्टिकल 243 का अन्ना का खंड चौथे का खा। ये कहता है कि संसद को अधिकार होता है कि अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति वगैरह रह रहे हैं, तो संसद को अधिकार होता है कि वो कानून बनाकर पंचायती राज को वहाँ एक्सटेंड कर सके, वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में इसे लागू कर सके। और इसी उद्देश्य से पेसा को बनाया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए पेसा कब लागू हुआ था, तो ये तारीख याद रखना। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आपको नहीं बताने वाला हूँ। केवल और केवल आप रिवाइज़ करने के उद्देश्य से हाँ, यहाँ पर देखिए, पेसा को लागू कब किया गया था? तो आप अपने दिमाग में रिवाइज़ करो। तारीख कौन-सी थी? तारीख थी 24 दिसंबर 1996 को। ये जो पेशा है, इसमें कई सारी सिफ़ारिशें दी गई थी। इसमें सिफ़ारिशों में जो ग्राम सभा नामक संस्था होती है, उसे बहुत अधिकार दिए गए हैं। जैसे मैं पहली सिफ़ारिश लिख रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा और रिवाइज़ करो। जैसे अगर किसी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और विकास से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और विकास से संबंधित कोई कार्यक्रम है या कार्यक्रम है, तो उसे लागू करने के लिए ये जो मैं क्षेत्र बता रहा हूँ, ये अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में कोई सामाजिक, आर्थिक और विकास से संबंधित कोई कार्यक्रम को लागू करना है, तो उसे लागू करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? तो ये जो ग्राम सभा है ना, इसको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं पेशा अधिनियम के तहत। जैसे एक मैं और आपको सिफ़ारिश इसकी बताता हूँ। जैसे अगर अनुसूचित क्षेत्र में आपको गौड़ खनिजों के लिए लाइसेंस या पट्टा लेना है, आप ये हो और वहाँ पर कोई खनिज है, उसका आपको उत्खनन करना है, तो लाइसेंस या पट्टा लेने के लिए भी आपको ग्राम सभा की सिफ़ारिश की अनुशंसा की आवश्यकता होगी। ठीक है? तो ग्राम सभा यहाँ पर सर्वोच्च है। तो ये पेशा है। पेशा से 2-3 बातें मैंने पीछे भी आपको बताई हैं, रिवाइज़ करवाई हैं। पेशा से संबंधित कौन-सी समिति है, जिसने पेशा को सुझाव दिया था? धुरिया समिति का संबंध किससे है? पेशा से है। लागू कब हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। और इसमें जो मैक्सिमम अधिकार दिए गए हैं, वो किसे दिए गए हैं? ग्राम सभा को। ठीक है? कोई गौड़ खनिज है, अगर उससे के संबंध में आपको खनिज करना है, तो लाइसेंस या पट्टा लेने से पहले किसकी सिफ़ारिश या किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? ग्राम सभा की। ठीक है? वापस आओ। पेसा कब पारित हुआ था? तो 1996, इसका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 84 में आओ। पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। कौन सी समिति है जिसका गठन हुआ था योजना आयोग की सिफारिश पर? बलवंत राय तो है नहीं, राज मन्नार भी नहीं है, जीवीके राव होंगे, एलएम सिंघवी भी नहीं है, ठीक है? तो जीवीके राव को उठा लो और इनके बारे में 2-4 बातें रिवाइज़ कर लो फटाफट। देखो, जीवीके जीवीके राव समिति, ठीक? जीवीके राव समिति के बारे में सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये बनी कब? तो आप बताओगे 1985 में। यहाँ तक बात समझ गए? अब मुझे ये बताओ कि इनकी कौन-कौन सी सिफारिशें थीं? कौन सी सिफारिशें थीं? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि कौन सी समिति थी जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए गठित की गई थी? याद रखिएगा इसको। अब देखो एक सिंपल सी बात है याद रखने का, ये मैं स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। मैंने कहा कौन सी समिति है जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए गठित की गई, ठीक है? कौन सी समिति है जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए गठित की गई? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण में जी आ रहा है और जीवीके राव में भी जी आ रहा है और गरीबी में भी जी आ रहा है, जीवीके राव में भी जी आ रहा है। तो आप ऐसे लिंक लगा सकते हो, तो वहां आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ही आया ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, तो आपको पता होना चाहिए जी, जीवीके राव, ठीक है? तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए गठित समिति कौन सी है? जीवीके राव। उस समिति का नाम बताओ जो योजना आयोग की सिफारिश पर गठित की गई। योजना आयोग की सिफारिश पर गठित की गई, तो यही है जीवीके राव समिति, ठीक है? जीवीके राव बनी कब? 1985 में। और अगर पूछा जाए इसने रिपोर्ट कब पेश की, तो बताओगे 1986 में। यहां तक बात समझ गए? जीवीके राव से मुझे एक बात बताओ, कौन सी समिति है जिसने कहा था 4 स्तर होने चाहिए? तो 4 स्तरों की सिफारिश किसने की? 4 स्तरों की सिफारिश किसने की? तो आप बताओगे जीवीके राव ने, ठीक है? किस समिति ने कहा कि जिला परिषद एक महत्वपूर्ण निकाय है, या जिला परिषद को महत्वपूर्ण किसने माना है? तो यही है जीवीके राव। और जिला परिषद को है अशोक मेहता ने भी महत्वपूर्ण माना था, है ना? तो खैर इसमें आप ये दोनों बातें याद रखो। योजना आयोग के द्वारा कौन सी समिति बनी थी? जीवीके राव। कब बनी? 85 में। रिपोर्ट कब पेश की? 1986 में। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी समिति गठित की गई? जीवीके राव। 4 स्तर का सुझाव किसने दिया? जीवीके राव। ठीक क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर 85 में हो। पंचायतों की शक्ति प्राप्त होती है केंद्र सरकार से, राज्य विधानमंडल से, राज्य पंचायती राज विभाग से, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय से। ये होती है राज्य के विधानमंडल से। क्यों? क्योंकि पंचायतों का जो पूरा का पूरा ताना बाना होता है वो राज्य सूची में आता है, और राज्य सूची में कोई आएगा तो राज्य विधानमंडल के पास अधिकार होता है कि वो उसकी शक्ति को दे, उसकी शक्ति को बढ़ा दे, उसकी शक्ति को घटा दे। तो पंचायतों के पास शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? राज्य के विधानमंडल से। अब जरा इसमें मैं एक आपको टॉपिक रिवाइज करवाना चाहता हूँ, वापस आओ। ग्राम पंचायत की शक्तियां, ग्राम पंचायत की शक्तियां, ये मैंने आपको जब अधिनियम 1947 डिटेल में पढ़ाया है तो वहां पर आपको मैंने बताया भी है। ग्राम पंचायत की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, एक नजर डालो और रिवाइज कर लो फटाक से। मैं कुछ धाराएं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? और आपको दिमाग में बल डालना है और सोचना है कि इस धारा में क्या है, ग्राम पंचायत की कौन सी शक्ति छुपी हुई है। मैंने कहा धारा 16 का, ये मैं अधिनियम 1947 की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? धारा 16 का बताओ इसमें कौन सी ग्राम पंचायत की शक्ति है? एक मैंने धारा लिखी, धारा 17, इसमें ग्राम पंचायत की कौन सी शक्ति है? एक मैंने धारा लिखी, धारा 23, इसमें ग्राम पंचायत की कौन सी शक्ति है? दिमाग में बल डालो और रिवाइज करो। फिर मैंने एक धारा लिखी, धारा 33, इसमें ग्राम पंचायत की कौन सी शक्ति छुपी हुई है? धारा 36, ग्राम पंचायत की कौन सी शक्ति है? धारा 37, ग्राम पंचायत की कौन सी शक्ति है? बताओ। अब आ जाओ इसमें। धारा 16 के का में ग्राम पंचायत की किस शक्ति का वर्णन हमें मिलता है? इसमें साफ साफ कहा गया है, धारा 16 के का को ध्यान से पढ़ो, मैंने जो आपको करवाए हैं वहां पर रिवीजन करो। और इसमें साफ साफ कहा है कि ग्राम पंचायत के पास शक्ति होती है कि वो बाहरी संगठन या फिर संस्था को चंदा दे सकती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायतें बाहरी संगठन या संस्था को चंदा दे सकती हैं, किस धारा में है? 16 के का। 17 में बताओ क्या है? 17 में है सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में शक्ति, संबंध में शक्ति, ठीक है? 17 सड़क, 17 सड़क ऐसी याद रखिए, की पॉइंट बनाइए रटने के। 17 से सड़क है, ठीक है? धारा 23 में क्या है? ग्राम पंचायत की कौन सी शक्ति का वर्णन है? धारा 23 में है अगर कोई कर्मचारी ग्राम पंचायत में अवाचार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ जांच करवा सकती है ग्राम पंचायत। तो ध्यान रखो, कुछ कर्मचारियों के कुछ कर्मचारियों के अवाचार, मिसकंडक्ट होता है इसका मतलब, अवाचार की जांच के संबंध में, जांच के संबंध में शक्ति,
ठीक है? कोई भी कर्मचारी है, तो अगर वो मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसकी जाँच कराने की भी शक्ति होती है। धारा 33 में आओ, इसमें क्या वर्णन है? अधिनियम 1947 की धारा 33 में ग्राम पंचायत को कौन-सी शक्ति प्रदान की गई है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूमि अर्जित करने की शक्ति, भूमि अर्जित करने की शक्ति। धारा 36 में कौन-सी शक्ति का वर्णन है ग्राम पंचायत की? तो ग्राम पंचायत उधार ले सकती हैं राज्य सरकार से, किसी संस्था से, किसी बैंक से, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से। तो उधार लेने की शक्ति, ठीक है? ग्राम पंचायतों की उधार लेने की शक्ति। 37 में आओ, इसमें किस धारा का वर्णन किस शक्ति का वर्णन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी धारा है। तो ग्राम पंचायतें कर लगा सकती हैं, कर, शुल्क या फिर फीस लगाने की शक्ति, ठीक है? कर, शुल्क या फिर फीस लगाने की शक्ति। और आप देखोगे, पढ़ोगे जब अधिनियम 1947 को, तो फीस भी लगाती हैं ग्राम पंचायतें। जैसे अगर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई मनोरंजन या चलचित्र चलवाता है, तो ₹5 प्रतिदिन के हिसाब से फीस लगाती हैं। उनके क्षेत्र में पशुओं से संबंधित जो फीस लगाई जाती है, पशुओं से संबंधित ₹3 प्रति पशु प्रति वर्ष। और साथ ही साथ अगर वाहन खड़ा होता है, तो वाहन से संबंधित उसमें जो फीस लगाई जाती है, ₹6 प्रति वाहन प्रति वर्ष के हिसाब से फीस लगाई जाती है, ठीक है? और क्या मुझे बता सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, पंचायतें जो फीस लगाती हैं, उन्हें माफ़ करने का अधिकार किसके पास होता है? विहित प्राधिकारी के पास या राज्य सरकार के पास? इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? हाँ, तो ये बातें आपने रिवाइज़ कर ली, ठीक? ये बातें बार-बार आप रिवाइज़ करो, ये धाराएँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 85 हो गया? 86 में आओ। पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग में निर्देशित किया गया है? पंचायतों का गठन करना है, तो उसके लिए संविधान का कौन-सा भाग है जिसे निर्देश दिया गया है? भाग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 4 होगा। 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये किस भाग में है? भाग है 4। इसमें कौन-सी धारा है? या सॉरी, धारा नहीं, आर्टिकल। कौन-सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 40वां, है ना? इसी में कहा गया है ग्राम पंचायत की स्थापना करो, ठीक है? क्लियर है बात? तो अब आगे बढ़ो। 86 के बाद 87, चोलकालीन ग्रामीण संस्था एक है उर, इसकी कार्य समिति को क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है आपसे। चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को कहा जाता है आलूंगड़म। आलूंगड़म, है ना? अच्छा, आलूंगड़म इसकी संस्था को कहा जाता है। इसमें और कौन-कौन सी संस्था होती हैं, उसको हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। देखो 88 नंबर, वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव का विभाजन कितने वार्डों में किया जाता है? वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव का विभाजन कितने वार्डों में किया जाता है? ये किया जाता है 30 वार्डों में। अब जरा यहाँ से देखो आप, ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ चोल साम्राज्य की, ठीक है? तो चोल के जो अभिलेख हैं, वो उत्तर मेरूर अभिलेखों में मिलते हैं, चोल के बारे में जानकारी। और स्थानीय स्वशासन के बारे में यहाँ से हमें पूरी जानकारी मिलती है। अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए, चोलों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो आप बताओगे उत्तर मेरूर अभिलेख। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है चोल की जानकारी मिलती है, ठीक? और ये जो अभिलेख हैं, इनमें 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख हमें मिलता है। 3 प्रकार की सभाओं का वर्णन हमें मिलता है। कौन-कौन सी? सबसे पहली उर, दूसरा सभा या फिर महासभा, तीसरा रिवाइज़ करो, नगरम। ये 3 सभाएँ याद रखना। ध्यान दो, चोलकालीन जो स्थानीय स्वशासन संबंधी सभाएँ हैं, उनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे उत्तर मेरूर अभिलेख में। कितनी सभाओं का वर्णन हमें मिलता है? तो 3। कौन-कौन सी? उर, सभा, महासभा और साथ ही साथ नगरम, ठीक है? अब इन एक काम करो, अब इन समितियों को एक-एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं बड़े स्तर पर, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपके जो टॉपिक दिया गया है ग्राम पंचायत अधिकारी में, वो पंचायती राज का इतिहास दिया गया है और इससे संभवतः शायद 10 क्वेश्चन्स आने हैं या 10 नंबर के आने हैं, जो भी है, या 5 नंबर के आने हैं, आप देख लेना उसमें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो इसमें आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप उठाओ उर को। ये क्या है? यह सर्वसाधारण की सभा है। सर्वसाधारण की सभा है। सर्वसाधारण की सभा का मतलब है ये आम जन की सभा है और इसमें
ग्राम तो शामिल ही होते हैं, साथ ही साथ ग्राम के अलावा इसमें नगरों को भी शामिल किया जाता है। तो इसमें ग्राम और नगर दोनों शामिल होते हैं। ठीक है? इसमें ग्राम और नगर दोनों शामिल होते हैं। अब एक बात समझो, उर का संचालन कौन करता है? तो उर का संचालन कौन करता है? तो किसी भी गाँव के जहाँ भी उर है, ठीक है? जहाँ ये उर नामक सभा है, तो उस गाँव के किसी भी गाँव के वयस्क जो पुरुष होते हैं, वयस्क पुरुष कर मतदाता इसका संचालन करते हैं। इसका संचालन करते हैं। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उर ये जो सभा है, इसकी कार्यकारी समिति किसे कहा जाता है? या इसकी कार्यकारी समिति कौन है? तो याद रखो, उर की जो कार्यकारी समिति है, उसे कहा जाता है आलूगणम, ठीक है? आलूगणम। अच्छा, अब दूसरी कौन-सी थी? दूसरी थी सभा या महासभा। इसमें देख लो ज़रा, सभा या फिर महासभा, ये क्या है? तो सभा या महासभा दरअसल ये गाँव के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जैसे ब्राह्मण, वो वरिष्ठ थे। गाँव के ब्राह्मणों की सभा थी, ठीक है? या गाँव के ब्राह्मणों की सभा थी या हम कहें गाँव के जो अग्रहार थे, उनकी सभा थी। दूसरी बात, इसमें एक खास बात याद रखो, इसमें जो समितियाँ हैं, इसका संचालन कौन करता है? तो गाँव की जो सभा होती थी या महासभा होती थी, उसके संचालन के लिए बहुत सारी समितियाँ बनाई जाती थीं। इसके संचालन के लिए जो समितियाँ होती थी, उन्हें वारियम या वारियार कहा जाता था। तो याद रखो, इसके संचालन के लिए इसके संचालन के लिए वारियम या फिर वारियार समितियाँ होती थीं, समितियाँ होती थीं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक प्रश्न ये बनता है कि ये जो सभा और महासभा थी, अगर मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ये सभा या महासभा का अध्यक्ष बनना चाहे, ये सॉरी उसका सदस्य बनना चाहे, तो ये कैसे बनेगा? क्या इसकी कोई योग्यता होती थी? हाँ, योग्यता होती थी। अब देखो एक बात समझो, इसकी योग्यता होती थी जैसे इसमें जो ऐज है, ऐज रेस्ट्रिक्शंस भी थे। इसे पढ़ा-लिखा भी होना चाहिए था, इसके पास खुद की ज़मीन भी होनी चाहिए थी। तो कुल मिला के एक ऐसा व्यक्ति चुना जा रहा था, जो हर तरफ से पारंगत था, पढ़ा-लिखा भी था, खुद की ज़मीन भी थी इसके पास और वेदों का जानकार भी था और एक निश्चित उम्र का व्यक्ति कि बहुत बुजुर्ग ना बने, सभा का व्यक्ति, है ना? सभा का सदस्य। तो अब इसमें जो मेंबर होते थे या सभा के सदस्यों की योग्यता होती थी, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। ध्यान दो, सभा के सदस्यों के लिए योग्यता। तो सबसे पहली योग्यता, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये सभा का सदस्य बनना चाहता है, ठीक है? ये उम्मीदवार है, तो सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी आयु। आयु होनी चाहिए 35 से लेकर 70 साल के बीच में, ठीक? दूसरी इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जिस गाँव में या जिस गाँव की सभा या महासभा का ये व्यक्ति बन रहा है सदस्य, वहाँ का इसे स्थायी निवासी होना पड़ेगा। तो उस गाँव का निवासी हो, उस गाँव का निवासी हो, ठीक है? कहाँ का? जहाँ से ये चुनाव लड़ रहा है, जहाँ से चुनाव लड़ेगा, वहाँ का इसे निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ 1/4 इसके पास वेली भूमि होनी चाहिए, है ना? अगर हम 1/4 इसके पास वेली भूमि हो, 1 वेली की बात करें तो लगभग 1.5 एकड़ के बराबर होता था। तो 1 वेली 1.5 एकड़ के बराबर होती थी यानी 1.5 एकड़ के बराबर होती थी। तो ऐसी स्थिति में 1/4 इसके पास वेली भूमि होनी चाहिए और इस भूमि का ये मालिक हो। इसके अलावा इसे वेदों का जानकार हो, यानी हम कह सकते हैं वेद और भाष्य का इसे जानकार होना चाहिए। तो अगर ये योग्यताएँ ये व्यक्ति रखता है, तो फिर ये सभा या महासभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है? और ये जो मेंबर्स होते थे, इनका चुनाव कैसे होता था? इनका चुनाव होता था लॉटरी पद्धति से। तो ख़ैर, ये हो गया आपका सभा, महासभा और ये हो गई आपकी उर। तीसरा कौन है? तीसरा है नगरम। नगरम के बारे में भी जान लो थोड़ा-सा। नगरम, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं है, बस एक बात याद रखना, ये एक व्यापारियों की संस्था थी। तो हम कह सकते हैं इस संस्था में व्यापारियों को शामिल किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है? और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती थी अर्थात व्यापारिक समुदाय की एक महत्वपूर्ण संस्था थी।
व्यापारिक समुदाय की एक महत्वपूर्ण संस्था। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक समुदाय की एक महत्वपूर्ण संस्था कौन-सी थी? तो आप बताओगे नगरम थी। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन में आओ वापस। क्या कह रहा है कि प्रत्येक गाँव का विभाजन कितने वार्डों में किया जाता था? देख, प्रत्येक गाँव का विभाजन कितने वार्डों में किया जाता था? समझो। यहाँ से नोट बना के लिख लो इसको। गाँव को गाँव को 30 वार्डों में, ध्यान दीजिएगा, गाँव को 30 वार्डों में बाँटा जाता था और प्रत्येक वार्ड में एक व्यक्ति का चुनाव होता था। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे चुनाव कैसे होता था? तो आप बताओगे लॉटरी पद्धति से। चुनाव कैसे होता था? तो आप बताओगे इसका चुनाव होता था लॉटरी पद्धति से, ठीक है? छोटे बच्चे को बुलाया जाता था और उसमें फिर हाथ डाला जाता था किसी पात्र के अंदर, उससे पर्चियाँ निकाली जाती, तो ख़ैर इस तरह का प्रावधान था। तो आप केवल यही शब्द याद रखो, यही शब्द आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। गाँव को कितने वार्डों में बाँटा जाता था? तो 30, हर एक वार्ड से एक व्यक्ति चुना जाना है और उस व्यक्ति को लॉटरी पद्धति से चुना जाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, वापस आओ क्वेश्चन में। 88 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, ठीक? नेक्स्ट देखो, 89, मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था? ये पूछ रहा है आपसे। मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था? प्रदेष्टा होता था, प्रशासता होता था, नागरिक होता था या फिर दंडपाल? आंसर होगा मौर्य काल में जो नगर का प्रशासक होता था वो होता था नागरिक। अब देखो, यहाँ से आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन्स पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है कि नगर प्रशासक मेगस खनिज के आधार पर क्या होगा? और नगर प्रशासक कौटिल्य के आधार पर क्या होगा? ठीक है? ये क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वापस आओ, इसको आप डिटेल में कवर कर लो। ठीक? हुँ, नगर प्रशासक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? अ, सबसे पहले आप मेगस खनिज को उठा लो। मेगस खनिज की कौन-सी पुस्तक थी? पुस्तक इनकी थी इंडिका। मेगस खनिज की इंडिका में जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र के नगर शासन का वर्णन मिलता है। नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, ठीक है? वर्णन मिलता है। अब देखो, मेगस खनिज की इंडिका को मैंने पहले उठाया है, तो मेगस खनिज के आधार पर नगर का प्रमुख अधिकारी कौन था? नगर का प्रमुख अधिकारी कौन था? याद रखना, ये क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मेगस खनिज के आधार पर नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो आप बताओगे एस्ट्रोनोमोई, ठीक? एस्ट्रोनोमोई, ये होता था नगर का प्रमुख अधिकारी। वहीं अगर आपसे पूछे जिले का अधिकारी कौन होता था? और साथ ही साथ सड़क निर्माण अधिकारी कौन होता था? सड़क निर्माण अधिकारी, तो आप बताओगे एग्रोनोमोई, ठीक? ये दोनों पद आपको पता हो गए, रिवाइज़ हो गए, ठीक? अब आगे बढ़ो। कह रहा है कि मेगस खनिज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। कैसा वर्णन? नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था। साथ ही साथ सड़क का निर्माण ये करता था एग्रोनोमोई। वहीं पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था, यही मैं मेगस खनिज की अभी बात कर रहा हूँ। पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र ये जो नगर था, पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों के द्वारा या 30 सदस्यों के समूह के द्वारा होता था। सदस्यों के समूह के द्वारा किया जाता था, ठीक है? पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था, वो 30 सदस्यों 30 है, 30 सदस्यों के समूह के द्वारा इसको किया जाता था, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, 30 सदस्यों के समूहों के द्वारा किया जाता था, लेकिन इनको अलग-अलग डिवाइड किया गया था। इसके लिए होता क्या था? इसके लिए 6 समितियाँ बनी थीं, 6 समितियाँ थीं। तो अब मुझे बताओ, 30 सदस्य हैं, 6 समितियाँ हैं, तो एक समिति में कितने सदस्य आएँगे? तो एक समिति में होंगे 5 सदस्य। यानी एक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य, ठीक है?
यहाँ तक बात समझ पाए? तो ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन कितने सदस्यों के द्वारा देखा जाता था? 30। और अगर आपसे पूछे कि 30 सदस्यों के द्वारा देखा जाता था, तो उसमें कितनी समितियाँ थी? तो आप बताओगे 6। और प्रत्येक समिति में कितने मेंबर्स थे? तो आप बताओगे 5। तो टोटल कितने हो गए सदस्य? 30। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हो गया मेगास्थनीज की इंडिका। अब आ जाओ आचार्य चाणक्य के पास। तो आचार्य चाणक्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या हुआ? अर्थशास्त्र के अनुसार जो नगर का प्रमुख अधिकारी है, नगर का प्रमुख अधिकारी ये नागरक होता था। ठीक, इसे याद रखो। ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज के अनुसार अगर पूछा जाए नगर का प्रमुख अधिकारी तो आप बताओगे एस्ट्रोनोमोई। ठीक, आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक था। प्रश्न ये बनता है कि नागरक का काम क्या था? क्या काम करता था ये? तो ये नगर की साफ-सफाई रखना, नगर में सुरक्षा व्यवस्था को देखना, इसका मुख्य काम था। नगर की साफ-सफाई साफ-सफाई और नगर की सुरक्षा व्यवस्था, इसका मुख्य काम ये था। ठीक है? तो वापस आओ अपने प्रश्न में, इससे पहले आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करो। मैंने आपको क्या बताया है कि जो मौर्यकालीन है, ठीक है? मौर्यकालीन में जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? इंडिका के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार आप बताओगे एस्ट्रोनोमोई। जिले का प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमोई। वहीं अगर हम आपसे पूछें कि इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र प्रशासन कितने सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था? तो 30 सदस्य थे। समितियाँ कितनी थी? 6। हर एक समिति में सदस्य कितना था? 5। और अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के आधार पर नगर का पहला या प्रमुख अधिकारी कौन होता था? वो था नागरिक। इसका काम क्या था? नगर की साफ-सफाई रखना और नगर की सुरक्षा व्यवस्था की देख-रेख करना। ठीक है? यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 90 में आओ। कह रहा है कि मद्रास में नगर निगम की स्थापना ये कब की गई? 26 में, 88 में, 1726 में या फिर 1717 में? तो मद्रास में जो नगर निगम बना था वो बना था 1687, 1688 में बना था। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है? अब इसमें ज़रा 2-4 बातें आप रिवाइज़ करो। मैं हालाँकि पीछे आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके पास जितनी बार ये टर्म्स आएँ, उतनी बार आप इनको रिवाइज़ करो। क्वेश्चन नंबर मैं 90 ले रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भारत का पहला नगर निगम कौन-सा था? भारत का पहला नगर निगम कौन-सा था? तो आप बताओगे मद्रास। 1687-88 यानी कि 1688 में ये बना था, ठीक है? मद्रास। चलो दूसरा बताओ, बम्बई में नगर निगम कब बना? और कोलकाता में नगर निगम कब बना? बम्बई और कोलकाता में नगर निगम कब बने? तो आप बताओगे 1726। याद रखो ये साल 1726। मैं कुछ यहाँ पर ईयर्स लिख रहा हूँ, इनको जल्दी-जल्दी आप रिवाइज़ कर लो। मैंने लिखा 1870। इसमें क्या हुआ था? इस वर्ष क्या हुआ था? दिमाग में आप बल डालिए, प्रेशर डालो, याद करो। 1882 में क्या हुआ था? प्रेशर डालो, याद करो। 1907 में क्या हुआ था? याद करो भाई। 1909 में क्या हुआ था? याद करो। 1919 में क्या हुआ था? मैं एक्ट 1919 की बात कर रहा हूँ। एक्ट 1935 में क्या हुआ था? फटाक से याद करो, रिवाइज़ करो, तुरंत। 1870 में क्या हुआ था? 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प आया था। कौन लाया था पता है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसके द्वारा लाया गया था वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प। फिर इसके बाद 1882 में क्या हुआ था? पता है आपको? 1882 में रिपन आया था और रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता, अर्थात इसने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो ये लाया था स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाओ 1907 में। 1907 में कौन-सा कमीशन आया था? रिवाइज़ करो। रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, है ना? रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन आया। किसकी अध्यक्षता में आया? देखो, 1909 में क्या हुआ? 9 में इस जो कमीशन आया था, आयोग आया था, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये कमीशन किसकी अध्यक्षता में बना था? तो आप बताओगे हॉब हाउस की। हॉब हाउस की अध्यक्षता में जो ये रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन था, इसने रिपोर्ट सौंपी, ठीक है? ये दोनों ही ईयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1907 में ये रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बना। 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अधिनियम 1919 में क्या हुआ?
तो याद रखो स्थानीय स्वशासन आंतरिक विषय बना था। आंतरिक विषय बना। याद रखोगे आप? आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन आंतरिक विषय किस अधिनियम के तहत बना, तो 1919। स्थानीय स्वशासन प्रांतीय विषय कब बना, तो 1935। स्थानीय स्वशासन प्रांतीय विषय कब बना या राज्य का विषय कब बना, तो 1935 के अधिनियम के तहत। यहां तक बात समझ गए? सारी बातें रिवाइज हो गई यहाँ पर आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1688। नेक्स्ट देखो 91। स्थानीय सरकार का संबंध किससे होता है? स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, दोनों से, नन ऑफ दीज। ये दोनों से होता है। अब इसमें जरा एक बात समझो, स्थानीय सरकार ये क्या है? देख, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन ये क्या होता है? स्थानीय शासन का मतलब समझ रहे हो? ऐसा शासन जो स्थान विशेष में हो। मान लीजिए मैं इस गांव में रहता हूँ, ठीक? ये गांव है ए, मैं इस गांव में रहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो समस्याएं हैं, मेरे घर के बाहर नाली निकली है, उसमें पानी भरा रहता है, बहा करता है, ठीक? जन्म मृत्यु पंजीकरण बनवाना है या जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनवानी है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इस तरह के मेरे कई सारे काम होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जितने भी काम हैं, वो मेरे ही आसपास निपटाए जाने लगे, ठीक है? तो एक ऐसा शासन जो स्थानीय मुद्दों को सुलझाता है। तो स्थानीय शासन में हम एक वृहद अगर परिभाषा की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? ये एक ऐसा शासन है, स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो स्थानीय मुद्दों को सुलझाता है, मुद्दों पर केंद्रित होता है। स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो स्थानीय जनता के द्वारा किया जाता है ना? स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो स्थानीय चुनाव के द्वारा लोगों को चुनता है। स्थानीय चुनाव के द्वारा ये किया जाता है। स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा ये शासन किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो स्थानीय संसाधनों के माध्यम से किया जाता है। संसाधनों के माध्यम से किया जाता है। स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो स्थानीय विषयों को उठाकर उठाकर शासन किया जाता है या विषयों को उठाकर उन्हें हल किया जाता है। उठाकर हल किया जाता है। बात समझ पाए आप? यहाँ तक। स्थानीय शासन क्या है? अगर आपसे कोई ये पूछे, तो स्थानीय शासन का मतलब क्या है? क्या बताओगे आप? ऐसा शासन जो स्थानीय मुद्दों पर हो। हमारे घर के बाहर की नाली में पानी रिसता रहता है, तो वो सॉल्व हो प्रॉब्लम। स्थानीय जनता के द्वारा हो, ठीक है? हम ही लोग आपस में एक सरकार बनाएँ। स्थानीय चुनाव के द्वारा हो, स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा हो, हम ही लोगों में से कुछ प्रतिनिधि बनकर आएँ, जो हमारी ही समस्याओं को सॉल्व करें। स्थानीय संसाधनों के माध्यम से हो, जो इस गाँव में संसाधन हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके हमारी समस्याओं को सुलझाया जा सके। स्थानीय विषयों को उठाकर उन्हें हल किया जाए। तो ये जब समस्याएँ सॉल्व होंगी तो उसे कहा जाता है स्थानीय शासन। अब आ जाओ अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? स्थानीय सरकार का संबंध किससे होता है? स्थानीय जनता से होता है, बिल्कुल। स्थानीय विषयों से होता है, ये भी सही। ठीक है? स्थानीय शासन के बारे में एक बड़े महान शख्स थे जिनका नाम था लॉर्ड ब्राइस। इनका कथन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखो। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र की पाठशाला है। पाठशाला है। इनका स्टेटमेंट याद रखना पूछा जा सकता है। ठीक है? स्थानीय शासन से संबंधित एक बात और याद रखो, ये जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन, क्या है ये? दरअसल ये विकेंद्रीकृत एक शासन व्यवस्था है। ठीक है? और क्या है ये? ये एक सहभागिता मूलक लोकतंत्र है, जो कि किसी गाँव विशेष में आपस में लोग सहभागिता करके और फिर वहाँ की समस्याओं का निपटान करते हैं। तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को ही कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। बात समझ पा रहे हो आप अभी? हाँ, तो ख़ैर जब मैंने स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो आपको वीडियो एक कराया है, एम लक्ष्मीकांत का पूरा आप उसमें देख लीजिएगा। तो उसमें जो आपके कथन कारण से संबंधित बनने वाले सवाल होंगे, आप उनको भी हल कर पाओगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। 92 में आओ, कह रहा है मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों में शामिल नहीं था। कौन? मुकद्दम था क्या? पटवारी था? हाँ, कोतवाल नहीं था, चौधरी भी था।
फिर से समझो, क्या पूछ रहा है? मुगल काल में जो ग्राम्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों में कौन शामिल नहीं था? कोतवाल नहीं था, मुकद्दम भी था, पटवारी भी था, चौधरी भी था। आओ इनके बारे में एक-एक करके देखो, ये मुकद्दम काम क्या करता था? पटवारी क्या काम करता था? चौधरी क्या काम करता था? देखो, सबसे पहले तो आप देखो, मुगल काल में मुगल काल में ग्राम प्रशासन, ठीक? मुगल काल में ग्राम प्रशासन। मुगल काल में ग्राम प्रशासन में क्या आप पढ़ोगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुगल काल था, उसमें गाँव को क्या कहा जाता था? परगना के अंतर्गत जितने भी गाँव आते थे, वो गाँव को कहा क्या जाता था? तो ध्यान रखो, मुगल काल में मुगल काल में परगना के अंतर्गत अंतर्गत आने वाले गाँवों को गाँवों को मुगल काल में परगना के अंतर्गत आने वाले गाँवों को मावदा या दीह कहा जाता था। ये शब्द याद रखो, ठीक है? इस शब्द को आप हाइलाइट करिए और याद रखिए। मुगल काल में जो परगना के अंतर्गत जो भी गाँव आते थे, उनको मावदा या फिर डीह कहा जाता था। और एक खास बात, मान लीजिए ये परगना है, परगना के अंतर्गत ये मावदा आते थे, ठीक है? या डी और ये मान लीजिए परगना है और इसके अंतर्गत ये ए मावदा है, ये बी मावदा है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। एक खास बात, इसके भी विभाजन किए जाते थे और मावदा या डी के अंदर जो छोटी बस्तियाँ थीं, उन्हें नगला कहा जाता था, ठीक है? तो मावदा या डीह के अंतर्गत अंतर्गत छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? मुगल काल में बस्तियों को नगला कहा जाता था। ठीक है? याद रखोगे, नगला याद रखो, मावदा और डी याद रखो। यहाँ तक बात समझ गए? अब ज़रा एक बात सुनो, एक शब्द है मुकद्दम, मुकद्दम या फिर गाँव का प्रधान, ये कौन था? तो ये जो बंदा था, मुकद्दम हो आप बोल लो या ग्राम प्रधान बोल लो, ये जो बंदा था, ये गाँव का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। गाँव का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। अच्छा ठीक है। काम क्या करता था? इसका काम क्या था? तो ध्यान रखिएगा इसका काम था गाँव का शासन सँभालना, ठीक है? गाँव का शासन सँभालना यानी गाँव और शासन के मध्य की एक कड़ी थी और साथ ही साथ गाँव में चूँकि जब शासन सँभालेगा तो गाँव में शांति व्यवस्था बनाने का ज़िम्मा किसके पास था? यही प्रधान के पास या मुकद्दम के पास। गाँव में शांति स्थापित करना, यानी गाँव में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको बना के रखना और इसका क्या काम था? और मान लीजिए ये गाँव है, ठीक है? इस गाँव में जब भी कभी राजस्व की टीम आती थी केंद्रीय स्तर पर इस गाँव से लगान वसूलने तो उनकी मदद कर देता था ये। बदले में इसको कुछ दस्तूरी मिल जाती थी, कुछ मुआवज़ा मिल जाता था। इसका और क्या काम था? तो गाँव से भूमि कर या फिर राजस्व वसूली में मदद करना। किसकी मदद करना? राजस्व वसूली में जो राजस्व अधिकारी आते थे केंद्र से, दिल्ली से चलते थे, उनकी मदद करना। तो गाँव में भूमि कर और राजस्व वसूली में राजस्व अधिकारियों की मदद करना, ये इसका मुख्य काम था। अच्छा, अब चूँकि मदद करता था तो इसको मान लीजिए ये गाँव है, गाँव में इस प्रधान को सब जानते थे, इस मुकद्दम को सब जानते थे। तो ये लगान वसूलने में इनकी मदद कर देता था, जो कि भी केंद्र से अधिकारी आते थे। तो बदले में इसे दस्तूरी दी जाती थी, इसे कमीशन दिया जाता था। दस्तूरी को आप कमीशन कह सकते हो। कितना कमीशन मिलता था? कितनी दस्तूरी मिलती थी? दस्तूरी या फिर कमीशन, ये मिलता था लगभग 2.5%। इतनी इसे दस्तूरी प्रदान कर दी जाती थी। ये मुगल काल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक बात समझ गए। अब एक बात और समझो, एक शब्द आपने पढ़ा, पीछे देखा था चौधरी, ये कौन होता था? ये चौधरी कौन था? तो चौधरी भू राजस्व का प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था चौधरी। भू राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है? साथ ही साथ एक शब्द एक एक पद और होता था गाँव में, मुगल काल में खूत जिसे कहा जाता था, खूत। ये गाँव का जमींदार होता था। तो ख़ैर आप वहाँ तक मत जाइए। मैं उन्हीं टर्म्स को ले रहा हूँ जो आपके ऑप्शंस में दिए थे। एक ऑप्शन में आपको दिया था, ये हो गया मुकद्दम, ये हो गया पटवारी, कोतवाल तो है नहीं, कोतवाल इसको छोड़ दो, चौधरी को ले लो। एक शब्द आपको दिया है चौधरी, ठीक है?
चौधरी, ये भी चौधरी चौधरी के बारे में तो बता चुका हूँ आपको। ये भू राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। चौधरी के अलावा एक था पटवारी, पटवारी उठाओ। पटवारी का काम क्या था? ये दरअसल काम इसका क्या था? काम इसका था जो इस गाँव में पटवारी की नियुक्ति होती थी, उस गाँव का संपूर्ण लेखा-जोखा, भूमि का ब्यौरा अपने पास रखता था। तो ध्यान रखिएगा, गाँव की समस्त भूमि का ब्यौरा, बात समझ पा रहे हो? गाँव की समस्त भूमि का ब्यौरा रखना, ये अपने पास रखता था, इसका काम होता था। साथ ही साथ पटवारी कौन होता था? तो गाँव में या हम कहें राजस्व का सबसे निचला अधिकारी होता था। राजस्व का सबसे निचला अधिकारी होता था और पता है, जब गाँव में कभी केंद्र की टीम आती थी गाँव में लगान वसूलने, तो पटवारी भी मदद करता था और ये जो मुकद्दम होता था, वो भी मदद करता था। तो जब पटवारी मदद करता था, तो इसे भी दस्तूरी दी जाती थी। इसे दस्तूरी 1% मिलती थी और जबकि मुकद्दम को मिलती थी 2.5%, है ना? तो पटवारी से ये बातें याद रखो, गाँव की समस्त भूमि का लेखा-जोखा रखने का अधिकार किसके पास था? पटवारी के पास। और राजस्व का सबसे निचला अधिकारी किसे कहा जाता था? पटवारी को। और जब केंद्र से कोई टीम राजस्व वसूलने आती थी गाँव में, तो उसकी मदद करना मुकद्दम और पटवारी दोनों का काम था। तो जब मुकद्दम मदद करता था, तो उसे दस्तूरी 2.5% दी जाती थी, जबकि पटवारी को लगभग 1% कमीशन मिलता था। ठीक है? तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है मुगल काल में। मुगल काल में गाँव को क्या कहा जाता था? मावदायाटी। गाँव के भी अंतर्गत जो बस्तियाँ होती थी, उन्हें नगला कहा जाता था, है ना? और मुकद्दम वगैरह ये आपने देख लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 92 का सही उत्तर कौन हो जाएगा? हो जाएगा ये कोतवाल। इसका वर्णन हमें मुगल काल में ग्राम प्रशासन के अधिकारियों में इसका वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। 93 देखो, वर्ष 1922 में किन प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे? बताइए भाई। 1920 में, है ना? किन प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे? संयुक्त प्रांत भी था, असम भी था, बंगाल भी था, ये सारे के सारे थे। जो एक्ट 1919 आया था ना, ये मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ। जो 1919 आया था, उसमें प्रांतीय सरकारों को स्थानीय शासन के लिए अधिकार कुछ दिए गए थे और इसी में अधिकार मिला था अपने उत्तर प्रदेश को 1920 में। 1920 में उत्तर प्रदेश में जो पंचायत एक्ट बनाया गया था, उसके आधार पर लगभग 4700 उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें बनाई गई थी। बात समझ पा रहे हो? और ये जो ग्राम पंचायतें बनाई गई थी, इन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। इन्हें न्याय संबंधी अधिकार भी दिए गए थे। जब आप उसको पूरा पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि जो चल-अचल संपत्ति होती थी, अगर उसमें किसी प्रकार का मुकदमा है, तो ₹200 तक का वसूली कर सकती थी ये ग्राम पंचायतें। साथ ही साथ अगर फौजदारी मुकदमों में मुकदमों की बात आ गई है, तो वहाँ ₹50 तक का जुर्माना भी लगा सकती थी। तो कई सारे अधिकार दिए गए थे ग्राम पंचायतों को। तो ख़ैर, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है? नेक्स्ट देखो 94, वैदिक कालीन ग्राम के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? वैदिक कालीन, फिर से समझो, जो कह रहा है कि वैदिक कालीन जो ग्राम प्रशासन है, उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? यही तो बोल रहा है। क्वेश्चन अच्छा है। करमार तो नहीं कहा जाता था, रथकार भी नहीं था, सेनानी भी नहीं था, ग्रामणी होगा आपका सही उत्तर, है ना? ग्रामणी। क्वेश्चन नंबर 94 का चौथा। नेक्स्ट देखो 95, मौर्य प्रशासन में ग्राम से संबंधित अधिकारी कौन होता था? मौर्य काल में, बताओ। ग्राम से संबंधित अधिकारी होता था प्रादेशिक, ग्रामणी, प्रदेष्टा या फिर द्रोणमुख। तो ग्रामणी होगा, ग्राम से संबंधित अधिकारी, इसी को कहा जाएगा। ठीक है? इसमें अच्छा एक बात समझो, मैं बात कर रहा हूँ मौर्य प्रशासन की। देखो, मौर्य काल में अगर हम डिवाइड करें ना ऊपर से नीचे तक का पूरा हायरार्की, तो सबसे ऊपर था केंद्र। ध्यान देना, केंद्र। केंद्र बटा होता था प्रांत में। ये जो प्रांत होते थे, इनका प्रमुख जो अधिकारी होता था, ये मैं मौर्य काल की बात कर रहा हूँ। प्रमुख अधिकारी कुमार या फिर आर्यपुत्र हुआ करता था। ठीक है? प्रांत किसमें बटे थे? प्रांत बटे थे मंडल में और मंडल इसे ही आप लोग कमिश्नरी भी कह सकते हो। मंडल, कमिश्नरी, ठीक है? और ये जो कमिश्नरी थे, इसका जो मेन कर्ता-धर्ता था, वो होता था प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक, ठीक? इसका मुख्य अधिकारी होता था। फिर मंडल बटे होते थे आहार में या फिर विषय में या फिर जिला में। इसे कहा जाता था, इसका जो कर्ता-धर्ता था, वो होता था विषयपति या फिर इसे ही कहा जाता था स्थानिक, ठीक?
अब देखो विषय जो आहार या जिला होते थे वो बटे होते थे स्थानिक में या स्थानीय में, और ये स्थानीय होते थे 800 गाँवों के समूह, गाँवों के समूह। तो ये डिटेल में आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में 800 गाँवों के समूह को क्या कहा जाता था? ठीक? इसके अलावा द्रोणमुख होते थे, द्रोणमुख। ये द्रोणमुख क्या होते थे? ये 400 गाँवों के समूह होते थे। 400 गाँवों के समूहों को द्रोणमुख कहा जाता था। इसके अलावा एक होता था खरवाटिक। ये क्या होता था? 200 गाँवों का समूह होता था। ये रट लीजिएगा, है ना? 200 गाँवों का समूह। इसके अलावा एक एक हम कहें एक क्लासिफिकेशन और होता था। द्रोण हो गया, खरवाटिक हो गया। इसके अलावा एक होता था संग्रहण। ये 10 गाँवों के समूह होते थे। 10 गाँवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। और इसके बाद आता था ग्राम। इसका जो मुख्य अधिकारी था, उसे कहा जाता था ग्रामणी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है? इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा है कि मौर्य काल में ग्राम से संबंधित प्रमुख अधिकारी कौन था? वो होता था ग्रामणी। बात समझ पाए आप हमारी? देखो क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में पंचायत समितियों के गठन का उल्लेख है? 28 है, 26 है, 27 है, 29 है। बताइए भाई, इसमें कौन सी धारा है जिसमें पंचायत समितियों के गठन का वर्णन है? ये धारा है 29। अच्छा, अब बात धाराओं की आ गई है तो जरा वापस आओ, दो चार बातें आप रिवीजन करो। ये बात हो रही है अधिनियम 1947 की, यानी संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की। यहां से दो धाराएं याद रखो एज इट इज। एक धारा है 29, रट लेना, मैंने कई बार आपको पीछे बताया भी है। एक धारा है 30। धारा 29 की अगर बात करें तो बात करेगा समितियों की, ठीक है? समिति की। और धारा 30 की जब भी बात करेगा तो आपसे बात करेगा संयुक्त समिति की। दोनों को याद रखो। धारा 29 में समितियां हैं, धारा 30 में है संयुक्त समितियां। 29 में क्या है? 29 में ये कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के जो भी कृत्य होते हैं, उनकी सहायता के लिए कुछ समितियों का गठन किया जाता है, जो कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत ग्राम पंचायतें समितियों का गठन कर सकती हैं। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन-कौन सी बातें? प्रत्येक समिति में प्रत्येक समिति में एक होता है सदस्य, एक होता है अध्यक्ष, ठीक है? और बाकी 6 होते हैं सदस्य। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 7। ये जो समिति है इसमें एक कंपल्सरी है महिला होनी ही चाहिए, एक इसमें एससी या एसटी होना ही चाहिए और एक इसमें ओबीसी होना ही चाहिए। कम से कम एक हो। बात समझ गए? 1947 की धारा 29 में क्या है? समितियों का गठन। ग्राम पंचायतें अपने कार्यों के लिए या कार्यों में सहायता के लिए ग्राम पंचायतों में से ही समिति के सदस्यों में से ही समितियों का गठन कर सकती हैं। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष होता है, 6 मेंबर्स होते हैं। इनमें एक महिला, एक एससी, एसटी, एक ओबीसी होनी ही चाहिए। ठीक, वापस आओ। 26, 27, 28 ये धाराएं दी हैं। 26, 27, 28। अब इन धाराओं में जरा देख लो क्या है, रिवीजन करो। मैं कुछ धाराएं लिख रहा हूं और उन धाराओं को मैं जब तक लिखता हूं तब तक आप अपने दिमाग में प्रेशर डालो और याद करो, याद करने का प्रयास करो। सबसे पहले तो ये अधिनियम 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। धारा 32 को याद करो, क्या है इसमें? धारा 32 का का को याद करो, क्या है इसमें? धारा 37 को याद कर लो, धारा 37 के का को याद कर लो, क्या है इसमें? ठीक है, ये 4 धाराएं हो गई। और धारा 26 को याद करो, क्या है इसमें? धारा 27 को याद करो, क्या है इसमें? और धारा 28 को याद करो। ये आपके ऑप्शंस में दिए हैं। धारा नंबर 32 बताइए, रिकॉल करो, तुरंत रिवाइज करो। 32 में क्या है? ग्राम फंड, ग्राम निधि। 32 के का में क्या है? वित्त आयोग, ठीक है। धारा 37 में क्या है? रिवाइज करो तुरंत। धारा 37, ग्राम पंचायतें कर लगा सकती हैं, है ना? ग्राम पंचायतें कर और शुल्क का अधिरोपण कर सकती हैं, शुल्क का आरोपण। धारा 37 का अगर शुल्क लगाया गया है किसी व्यक्ति के ऊपर और उसको लगता है कि ये ज्यादा शुल्क लग गया है या फिर अवैध तरीके से लगाया गया है, तो वो इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। यानी कि कर, शुल्क या फिर उपशुल्क लगाए जाने के विरुद्ध, लगाए जाने के विरुद्ध अपील। ये कहां पर है? धारा 37 का। धारा 26 में आ जाओ, क्या है इसमें? ध्यान दो, धारा 26 इसमें है ग्राम पंचायतों का अधिकार। ग्राम पंचायतों का नहीं, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का अधिकार, के सदस्यों के अधिकार।
कौन कौन से इनको अधिकार मिलते हैं, उसका वर्णन कहाँ है 26 में। ध्यान दो 27 में क्या है, 27 में है अधिभार। इसका जिक्र मैंने आपको जो 1947 को डिटेल में पढ़ाया है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने बताया हुआ है क्या होता है इसे। धारा 28 इसमें क्या है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धारा 27 28 में क्या है, 28 में है जो भी ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, न्याय पंचायत के होंगे या संयुक्त समिति के होंगे, कोई भी सदस्य होगा वो जन सेवक कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो न्याय पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, संयुक्त समिति हो या अन्य समितियां हो, अन्य समितियां हो, अगर इनके सदस्य हैं तो फिर वो सदस्य भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 21 के तहत, ये पूरा स्टेटमेंट रट लो आप, 21 के तहत जन सेवक कहलाएगा, जन सेवक कहलाएगा ये टर्म। ठीक है, हाँ, याद रखो इनको सबको, बार बार रिवाइज करो इनको सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 हो गया, 96 हो गया, 7 में आओ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में सेक्रेटरी की नियुक्ति का वर्णन है। सेक्रेटरी मैंने कई बार बताया है, 25 का कहा है ना, शायद याद भी हो गया होगा आपको। 98 में आओ। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार का प्रावधान है, बताओ भाई। ग्राम पंचायत के सदस्यों का अधिकार पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कौन सा है अधिकार इसमें। ग्राम पंचायत के सदस्यों का, कहाँ गया, ग्राम पंचायत के सदस्यों का अधिकार का प्रावधान कहाँ पर है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, वापस आओ, मैंने कहाँ बताया था आपको, रिवाइज करो जरा। ग्राम पंचायत के सदस्यों का अधिकार धारा नंबर 26, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बात ग्राम पंचायत की आ रही है तो ग्राम पंचायत को उठाओ और यहां से कुछ धाराएं हैं जो रिवाइज करो। सबसे पहले धारा नंबर 12, मैं जब तक लिखता हूं तब तक आप रिवाइज करो धीरे धीरे। 12 के का में क्या है बताइए, रिवाइज करो। 12 के का में क्या है, दिमाग में बल डालो और रिवाइज करो। 12 के खा में क्या है, रिवाइज करो। फिर इसके बाद 12 के खा में क्या है, ये पूरी की पूरी 12 की जो श्रृंखला है उसमें ये 4-5 आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा धारा 10 को उठा लो, इसमें आओ। धारा 10 है, 26, 28 और 12 है ना। चलो देखो, धारा 10 है, इसके बाद आप उठा लो धारा 26 को, फिर आप उठा लो धारा 28 को। अब चूंकि आपने 28 उठाई है तो 28 में 3 धाराएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, 28 का भी है, 28 का खा भी है और 28 का गा भी है, ये तीनों रिवाइज करो आप। वापस आओ यहाँ से, धारा 12, 12 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। ध्यान दो क्या है इसमें, ग्राम पंचायत का गठन। ठीक, धारा 12 के काम में क्या है, रिवाइज करो फटाक से। इसमें है निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, किसकी निर्वाचन, प्रधान और उसके सदस्यों के निर्वाचन की रीति। और मैंने आपको डिटेल में जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था उसमें कि गुप्त मतपत्र के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, 12 के का में क्या है, प्रधान और सदस्यों के भत्ते, सदस्यों के भत्ते। धारा 12 के खा में क्या है, इसमें है ग्राम पंचायत की बैठकें, ग्राम पंचायत की बैठकें। ठीक है, 12 का खा हो गया। 12 के खा में क्या है, रिवाइज करो फटाक से। इसमें क्या है, इसमें है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण। ठीक है, ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण। 10 में उठाओ, 10 में क्या है, 10 में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर ग्राम सभा की स्थापना करनी है या ग्राम पंचायत के कार्यकरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, और दूर करने का अधिकार किसके पास होगा, राज्य सरकार के पास। बताया था ना मैंने। इसमें जरा रिवाइज करो, ग्राम सभा को या ग्राम सभा को की स्थापना के लिए तथा ग्राम पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ है, 10 में। और ये दूर करने का अधिकार किसके पास है, ये है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार का जो भी निर्णय होगा वो भी मान्य होगा। ठीक है, धारा 26 में मुझे बताओ रिवाइज करके, धारा 26 में क्या है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार।
है ना? बार-बार इनको रिवाइज़ करिए, मज़ा आ जाएगा आपको। 28 में आओ, 28 में क्या है? पीछे मैंने क्या बताया था आपको? जनसेवक, है ना? इस शब्द को याद रखो, जनसेवक। मैंने आपको पीछे बताया भी तो था। धारा 28 में कि न्याय पंचायत जो ग्राम पंचायतें होती हैं या फिर संयुक्त समिति होती है, ये इसके जो भी सदस्य होते हैं, वो भारतीय दंड विधान 1860 के तहत जनसेवक कहलाएँगे। 28 ठीक? अब यहाँ से इन 3 धाराओं को याद करो। 28 के का में क्या है? भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना। 28 के खा में क्या है? रिवाइज़ करो, भूमि प्रबंधक समिति के कार्य। ठीक? 28 के गा में क्या है? अगर कोई लाइसेंस या पट्टा का आवंटन होना है तो उसमें वो जो भूमि प्रबंधक समिति के अधिकारी हैं, वो लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक है? हाँ, इसमें 98 का सही उत्तर हो जाएगा 26। 99 में आओ, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 47 की किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना है? 28 का मैंने अभी आपको बताया था। 100वें में आओ, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा है जो ग्राम पंचायतों के भूमि अर्जित करने के अधिकार से संबंधित है? बताइए। ये पंचायतों की शक्तियों में मैंने आपको बताया पीछे। कौन-सी धारा है जो ग्राम पंचायतों की भूमि अर्जित करने के अधिकार को बताती है? धारा है 33, ठीक है? 31 निरसित है, 32 में क्या है? 32 में है ग्राम निधि, रिवाइज़ करो, 30 को रिवाइज़ करो ज़रा, 30 में क्या है? भूमि 30 में क्या है? 30 में है संयुक्त समिति, है ना? संयुक्त समिति और केवल समितियाँ कहाँ पर हैं? बताओ। कौन-सी धारा है जहाँ पर समितियों की बात की गई है, जिसमें 1 सभापति होता है और 6 अन्य मेंबर्स होते हैं? इस धारा को मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर में बताइए, ठीक है? तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी में पंचायती राज से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।